हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। एसएससी सीपीओ की जो भर्ती आ चुकी है उसके फॉर्म फिलअप के बारे में और उसकी पूरी रिक्वायरमेंट बताऊंगा। क्या मतलब हाइट होनी चाहिए बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अपियरिंग में है वो भर पाएंगे कि नहीं, उन सभी चीज़ों के बारे में। सिलेबस क्या होगा, फिजिकल क्या होता है, मेडिकल कैसे होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। बिकॉज मैं ऑलरेडी 2 बार मेडिकल दे चुका हूँ और रिसेंटली मेडिकल से देखो आउट होके भी आ चुका हूँ। ठीक है, ये तारीख यहाँ पे दिया होगा 28 है, 28/6/2023 को। ठीक है, पिछले साल का ही जून का ही है। रीमेडिकल मिला था एक्चुअली। कब इन्होंने जुलाई में आउट किया था, बट ये रीमेडिकल उस टाइम को मिला था, बट फिर भी आउट ही कर दिया था। जो जिसने मुजफ्फरपुर में दिया होगा उसको आइडिया होगा। ठीक है, कि क्या था सीन, क्या वहाँ का था। वो आउट बहुत सारे लोग कर रहे थे। इसके पीछे का रीज़न मैं तो बोलूँगा नहीं यहाँ पे क्या था, बट आप अगर आप में से अगर किसी के कॉन्टैक्ट में किसी ने दिया होगा मुजफ्फरपुर में पिछली साल, और तो मैं 2 बार मुजफ्फरपुर में ही दिया था। देख सकते हो यहाँ पे ये कब का 2021 का है। मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ही अनलकी टाइप का हूँ। और ये 2023 का है, वो भी देखो मुजफ्फरपुर का ही है। तो बहुत ही अनलकी टाइप का हूँ, वहाँ पे मेरे को मिला। और भगवान ना करे किसी को वहाँ पे मिले, बट फिर भी चलो मैं बताऊंगा यहाँ पे सीपीओ की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है आपको। अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो कहना, यूट्यूब पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और हाँ, क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा मैं बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, 4 तारीख से 4 मार्च से स्टार्ट है और 28 मार्च तक एंड डेट है इसकी। तो गाइज जितने भी आपको अगर ओबीसी डब्ल्यूएस या फिर कोई सर्टिफिकेट एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवानी है तो 28 मार्च 2024 से पहले बनवा के रेडी कर लो। बिकॉज इसके बाद की डेट को वो लोग वैलिड नहीं मानते हैं। क्रूशियल डेट आपका यही होता है किसी भी फॉर्म को फिल करने का, लास्ट डेट। ठीक है, चलो। अब मैं ये करेक्शन विंडोज ऐसी कोई हरकतें मत करना, अदरवाइज पैसे लेंगे इस बार। ठीक है, तो मतलब इस बार का पता नहीं, मैंने कभी कोई गलत किया नहीं। तो पहले लेते थे कि नहीं, लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा है इस बार पैसे वैसे की भी चार्ज कर रहे हैं। अगर दो बार करेक्शन कराते हो तो 500 तक पहुंच जाएंगे ये लोग। तो कोई फॉर्म फिलअप करने में डेटा गलती मत करना। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बता दो सबसे पहले। इसको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। मिनिमम एज इनकी होनी चाहिए आपकी 20 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में, मतलब 28 साल तक के भर पाओगे। अगर आप SC ST हो तो आप 30 साल तक अगर रहोगे तो भी फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अगर आप EWS को हो तो आप 25 साल तक ही भर पाओगे। आपको एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और उन्होंने यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एज को काउंट कर रखा है 1/8/2023 तक। ठीक है, रुको, हाँ 1/8/2023 तक कर रखा भाई। गजब गजब गजब, इनको तो 1 जनवरी से करना चाहिए था। फिर भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, 2023 तक कर रखा है इन्होंने। इन्होंने देखो 20 से 25 साल जब दे रखा है ना, तो यहाँ पे एक चीज देखो, 2/8/1999 से लेके 1/8/2024, 2004, सॉरी 2004। ठीक है, 2004 तक। मतलब कोई बच्चा अगर 2/8/1999 से अगर पहले का डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो UR से है और EWS से, तो बच्चा फिल नहीं कर पाएगा। अगर कोई 1/8/2004 के बाद का डेट ऑफ बर्थ है तो वो फिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप SC ST हो, अगर आप EWS, सॉरी EWS नहीं, OBC हो, तो आप फिल कर पाओगे अपना सर्टिफिकेट बनवा के। और वो सर्टिफिकेट आपका फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट का होना चाहिए, जैसे कि 28 मार्च 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास DL वगैरह है तो DL का कोई इशू नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ड्राइविंग लाइसेंस का ना, वो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो दिल्ली पुलिस को आप कर रहे हो, अगर कोई फिजिकल में वो लेके जाता है, क्या बोलते हैं DL का जो मिलता है ना स्टार्टिंग में यार, मेरे को ध्यान पे नहीं आ रहा, बट एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले जो लर्निंग सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आप दिखा दोगे, चल जाता है। मैंने खुद फिजिकल में लर्निंग सर्टिफिकेट दिखाया था तो मेरे को वो एक्सेप्ट कर लिया था। बट आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के दिन होता है, तो उस टाइम ओरिजिनल बन के मिल जाना चाहिए। और उसकी कोई डेट वगैरह कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, मेन जो डेट का इशू है यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट का, ये कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका हो जाना चाहिए 1/8/2024 तक, सारा बन के रेडी हो जाना चाहिए। और और कुछ नहीं। ठीक है, ये ठीक है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट आपका इस डेट से पहले बन जाना चाहिए, फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से पहले। समझ में आ गया ना। बाकी देखो, अगर मैंने बोला था ना कि जो बच्चा क्वालिफाइड है या फिर नहीं है ग्रेजुएशन में, जो मान लो 3rd ईयर में, अब 2nd ईयर वाला नहीं। ठीक है, 2nd ईयर वालों को अगर आपको लगता है ना कि आपके यूनिवर्सिटी बहुत फास्ट प्रोसेस करा के अगर 1/8/2024 तक सर्टिफिकेट फाइनल ईयर का दे देगी, तो फिर मस्त रहो, भरो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो 3rd ईयर में अगर कोई है और उसका सर्टिफिकेट 1/8/2024 तक मिल जाता है, तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और अपियरिंग वाले मैं बोल रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी 3rd ईयर में है और फाइनल एग्जाम देना है, उनके बारे में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1/8/2024 के तक आपका सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट वगैरह मिल जाना चाहिए। फाइनल सर्टिफिकेट ना भी मिले, प्रोविजनल मिल जाना चाहिए। और आपके, क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट तो मैंने अभी भी नहीं, मेरे को नहीं मिला है। मैं 2018 वाला हूँ, ग्रेजुएशन का अभी तक नहीं मिला।
और प्रोविजनल से काम चल रहा है अभी तक, ठीक है, चल ही रहे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो देने से भी कोई फायदा नहीं होता उसका। आगे देखो, डिफेंस का मैं आशिक हूँ भाई, इसलिए मैं डिफेंस वाले को पढ़ाता हूँ ज़्यादातर। इसकी मैं पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले देखो एग्जाम होता है इसका 200 नंबर का। इस 200 नंबर में 4 सेक्शन में बटे होंगे, मैं उसके ऊपर जाऊंगा पहले, बट उसको बता देता हूँ। अगर आप इसको क्वालिफाई हो जाते हो तो इसके मार्क्स खाली क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, आपके मेरिट में ये मार्क्स जुड़ेंगे। सो बी केयरफुल, ठीक है। तो आप पे इसको मतलब बहुत अच्छे से स्कोर करना होगा इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर मेंस होगा। बोलोगे ये क्या प्रोसेस है, तो जी ऐसा ही प्रोसेस है इसके अंदर। पहले प्री ले लेंगे वो लोग, देन आपसे पीटी पीएसटी लेंगे, फिजिकल लेंगे, ठीक है। पीटी पीएसटी में क्या होता है, मैं प्रोसेस में जाऊंगा। फिर आपसे मेंस की एग्जाम होता है जिसमें सिर्फ इंग्लिश आती है, फिर मेडिकल हो जाएगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है। जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड तक, दिसंबर एंड तक, या फिर ये जनवरी तक तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन जनवरी तक पूरा आपका मतलब कहते हैं ना मेरिट लिस्ट तक ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। जनवरी तो नहीं जाना चाहिए जिस तरीके से एसएससी अभी चल रही है, इस साल ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। सो अच्छा अपॉर्चुनिटी एसएससी की, अगर सीपीओ वाले जो अगर भरना चाहते हो। मैं सबसे पहले पेपर 1 पे आ जाता हूँ। पेपर 1 में क्या, देखो मैं फिजिकल पे भी जाऊंगा, मेडिकल पे भी जाऊंगा, बी पेशेंस, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं जाऊंगा। पहले रिटर्न के बारे में बता दूं। अगर पेपर 1 के बारे में क्या कह रहा है, अगर जो आपका फिजिकल से पहले जो प्री एग्जाम होता है ना, 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, उसके अंदर क्या होता है, देखो 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और 50 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश में खाली आरसी नहीं रहेगा, मतलब इसके अंदर प्रॉपर सभी चीज़ें रहती हैं। और सारे 50 एक एक नंबर के रहते हैं, तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के, जो कि 2 आवर के होते हैं, मतलब 2 घंटे के पेपर होते हैं। और 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का पेपर है। अगर आप इसको क्वालिफाई हो जाते हो इसकी, तो आपने इसमें जितना भी स्कोर कर रखा है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगी। तो उससे एसएससी सीजीएल की तरह मत सोच लेना इसको कि नहीं नहीं कुछ छुला दो खाली पार हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर मेरिट लिस्ट इसकी बहुत लो जाती। अब मैं बोल रहा हूँ पेपर 2 में क्या होगा, अगर देखो अगर इसको आप देने के बाद, जैसे पेपर 1 आपने दिया, जैसे प्री एग्जाम मैंने जिसको बोला ना 200 नंबर का, वो पार कर जाओगे, देन आपको फिजिकल देना होगा। फिजिकल पास हो जाओगे, फिजिकल के ऊपर मैं जाऊंगा बट रुक जाओगे। फिजिकल पास हो जाओगे तो आपको पेपर 2 देने के लिए बुलाएंगे, और पेपर 2 जो फिजिकल पास होते हैं ऑलमोस्ट सबको बुला लेते हैं वो लोग, ठीक है। सॉरी मैंने कुछ उल्टा बोल दिया। देखो जो फिजिकल पास हो गया तो ऑब्वियस चीज़ है वो पेपर 2 देगा, और पेपर 2 जो पास हो जाता है उसमें से ऑलमोस्ट वो मेडिकल के लिए बुला लेते हैं। तो पेपर 2 उतना मतलब नहीं कह सकते ना कि बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश ना, इसका मेंस का इजी होता है। अब मैं जो सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ आपको वो समझना। मैं देख रहे हो आपको मैंने एडमिट कार्ड दिखाया, 21 में भी मैंने मेडिकल दिया, 23 में भी दिया, तो ये काफ़ी मैंने एक वक्त गुजारा है इसके अंदर। तो मेरे को एक चीज़ की तो एक्सपीरियंस हो गई है मेडिकल में आउट होते होते, कि इसकी पूरी जो सिलेबस है ना, इसका देखो सीजीएल अगर आप दिए हो, ठीक है, मेरी टाइपिंग बहुत गंदी है बाकी आप समझ गए। तो सीजीएल अगर आपने दिया है, ठीक है, तो एक चीज, या फिर आपने नहीं भी दिया तो प्रीवियस उठा के देख लो। सीजीएल के प्री की क्वेश्चन ना सीपीओ के प्री के क्वेश्चन से इजी होती है, और सीपीओ के प्री की क्वेश्चन डिफिकल्ट होती है। सीजीएल के कंपेयर अगर आप उठा के कर लेना, इसकी मैथ भी थोड़ी लेंदी देती हैं लोग। इंग्लिश तो ठीक ठाक है, एसएससी अभी तक जो इंग्लिश पूछ रहा था वो मतलब ठीक है, इजी है। और इसका रीजनिंग भी कहीं कहीं आप देखोगे ना, तो अगर 50 दे रहे हैं तो उसमें से 5 रीजनिंग देंगे सन की टाइप का, 45 तक इजी देते हैं, ठीक है। और जनरल नॉलेज तो वो देते ही हैं थोड़ा सा कबाड़ा करके। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना। तो आप अगर पढ़ भी सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी से नहीं होगा, बट मैं अपनी अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने जीके में बहुत ज़्यादा कभी परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो इन तीनों में करा परफॉर्म अच्छा। लेकिन इतनी बता दूँ, मैथ थोड़ी सी वो लेंदी देंगे, सीजीएल के मैथ से थोड़ा सा लेंदी देंगे। सीजीएल का प्री का जो सिलेबस होता है, जब वो क्वालिफाइंग नहीं था तो भी उतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, जितना कि सीपीओ का शुरू से रहा है। तो सीपीओ का प्री थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल रहता है अच्छा खासा, तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अब मेंस पे मैं आ जाता हूँ। सीजीएल का अगर आप मेंस दोगे, उसकी जो इंग्लिश होती है ना, वो डिफिकल्ट हो जाती है सीपीओ के इंग्लिश से। तो मतलब सीपीओ का जो है ना इंग्लिश जो मेंस में आता है वो अच्छा रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, डिफिकल्ट मेरे को नहीं लगता वो, ठीक है। लेकिन इसका पेपर 1 थोड़ा सा लगता है कि उसमें जान है, और सीजीएल के प्री में देखो जान नहीं लगता है, जबकि उसके मेंस में लगता है कि जान है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ओवरऑल मैं कहूँ कि इसके प्री को लाइटली नहीं लेने का। अगर आप प्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बहुत अच्छी तैयारी करते हो, पेपर 2 आपके लिए बहुत खिलौना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्री में आपको अभी से चीज़ें, जीके में तो बहुत आप जान लगाओगे नहीं, अगर जीके में जान लगा दोगे तो मैथ में उतना लगेगा नहीं लास्ट टाइम के लिए। तो अभी से चीज़ है, इंग्लिश जी रीजनिंग तो सबकी ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगी, 50 से 50 ना सही 40 तक तो कर ही लेंगे। मैथ भी अगर एटलीस्ट आप 30 to 35 कर लेते हो, और इंग्लिश में 40 तक कर लो, और आपको कैसे भी करके जीके में 20 कर लो, ठीक है। तो इतना पे कम से कम आपका हो जाना चाहिए। 130 स्कोर अगर आप कर लेते हो
ठीक है, मिनिमम मैं बोलता हूँ डिफिकल्ट शिफ्ट में तो आपका ठीक ठाक है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन से भी अगर क्वालिफाई हो जाता हो, मैंने लेस टाइम में लेस बताया चीज़ें। अगर बहुत जान लगा लोगे और इंग्लिश में 40 तक हो रहा है तब ठीक है, बट मैथ में तो मेरे हिसाब से तो उनको मैंने बोला 30 स्कोर, जो कि अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी सिर्फ बहुत ही बेसिक बेसिक तैयारी है वो, जिसने पढ़ा है उसके लिए मैथ में तो एटलीस्ट 45 तक तो कैसे भी जाना होगा, इंग्लिश में भी 40 प्लस जाना होगा, और रीजनिंग तो भाई एटलीस्ट 49 तक जाना होगा, तब जाके जीके अगर छोड़ भी देते हो तो आपका काम हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रो हो आप तो। सीपीओ के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश रीजनिंग मैथ अगर फोड़ रहे हो सबके अंदर तो जीके ना भी पढ़े तो काम चल जाएगा, उतना उसकी वेजेट है नहीं। अगर सीजीएल का स्टूडेंट हो तो फिर तो जीके को पकड़ के चलना। तो ओवरऑल अगर आपने सीपीओ में डेडिकेशन देना है तो जीके आप खाली करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ो, बेसिक नॉलेज रखो, बहुत जान मत लगाओ। रीजनिंग मैथ और इंग्लिश पे जान लगा दो, बिकॉज मेंस के अंदर जीके का कोई रोल होल है नहीं। यहाँ पे इंग्लिश में जान लगाना है मेंस में, जो कि प्री के स्टार्ट मतलब प्री के टाइम से ही आपको जान लगाना होगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, मान लो प्री क्वालिफाई हो गया तो फिजिकल में क्या होगा। तो देखो ये फॉर्म को फिल वही करना है जिसके पास एक्चुअल में हाइट है। अगर आपके पास हाइट नहीं है तो फिर पता है फिजिकल में दौड़ा के छाटेंगे आपको, समझ में आ रहा है। और आपने रनिंग की तैयारी कर ली तो आपको ऐसा लगता है ना कि हम जाएंगे पहले ही, अगर हाइट हमारा नहीं होगा तो हमको आउट कर देंगे, वैसा नहीं करते, बड़ी चतुर होते हैं लोग। आपको दौड़ा देंगे, ठीक है, आपसे दौड़ा देंगे, 1600 मीटर रनिंग करा देंगे आपसे, फिर 100 मीटर की रनिंग करा देंगे आपसे, फिर मतलब जिसका है 1600 100 मीटर में बताऊंगा, लड़कियों का तो अलग है ना, लड़कों का अलग है, तो मैं लड़कों को बता रहा हूँ, जो भी उनका फिजिकल है वो करा देंगे, हाई जंप लॉन्ग जंप करा देंगे, शॉर्ट पुट करवा देंगे, उसके बाद कहेंगे आजा बेटा तुम्हारा हम हाइट और चेस्ट मेजर कर लेते हैं। और उस टाइम छाटने की जो प्रथा चालू होती है ना, वो एक अलग लेवल की होती है, हाइट में कोई नहीं सुनता वहां पे। ठीक है, जो मिनिमम क्राइटेरिया हाइट का दे रखा वो मतलब पॉइंट में भी रहता है कम, तो थोड़े से मिल गया वहां पे अजीबो गरीब टाइप के, तो वो आउट करेंगे इंटर करेंगे। हाइट में वो थोड़े से होते हैं ना, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। चेस्ट थोड़ा 19-20 है, काम चल जाता है, बशर्ते कि आपका एक्सपैंड सही से होना चाहिए, मिनिमम 5। ठीक है, तो मिनिमम 5 cm आपका चेस्ट बॉयज का एक्सपेंड होना चाहिए, गर्ल्स की चेस्ट को कोई मेजरमेंट नहीं होता वहां पे। ठीक है, मैटर नहीं करता। अब मैं हाइट पे आ जाता हूँ, अगर आप ओबीसी हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए, इवन आप एससी कैटेगरी से हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एसटी का दे रखा है, एससी का नहीं दे रखा, मेल कैंडिडेट हो तो आपकी मिनिमम 170 होनी चाहिए। अगर आप एसटी से हो, ठीक है, तो आपकी 162.5 होनी चाहिए, अदरवाइज सबकी हाइट जो होनी चाहिए 170 होनी चाहिए। और आपका चेस्ट मिनिमम 80 cms होना चाहिए, एसटी कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट 77 होनी चाहिए, और सब में 5 का एक्सपेंड होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, अदरवाइज वो आउट करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेंशन को लेके वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। चेस्ट देखो फर्स्ट टाइम मेरी तो 78 थी, ठीक है, मैं जनरल बताऊँ, जब मैंने 2020 में दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा रनिंग करा था मैंने, तो बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लिया था मैंने। ठीक है, तो अभी तो वैसा कुछ इशू नहीं है, तो मैं उस टाइम मैंने बहुत वेट लूज किया था, बट मेरे को वहाँ पे पास कर दिए थे उस, उन्होंने कहा ठीक है एक्सपैंड करो, मैंने 7 में फुला दिया तो कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, तो वो पास कर दिया, बट अभी तो मेरे को उसका कोई इशू नहीं आता, मैंने वेट वगैरह गेन कर लिया है। तो रनिंग थोड़ा सा करना होगा अगर जिसकी बहुत खराब है। अब मेरी रनिंग में कोई इशू नहीं आती है, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको ये सभी चीज़ों को मिला के लेना चाहिए। अब वेट देखो, आपको फिजिकल के दिन भी मेजरमेंट करते हैं, तो वेट आप उस दिन 10 kg के भी हो जाते हो ना, उनको मैटर नहीं करता है, बस वो लिख देंगे। वेट में आपको फिजिकल के दिन आउट नहीं करते वो लोग, खाली कहाँ आउट करेंगे, हाइट में आउट करेंगे और चेस्ट में आउट करेंगे। अब ये चेस्ट मिनिमम मैक्सिमम वो ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है जनाब। अब ये मत कह देना कि आपने कहा था कि 80 से कम भी रहेगा तो चल जाएगा, तो वो डिपेंड करता है ऑफिसर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ रखना। अगर आप गर्ल्स हो तो आपकी मिनिमम हाइट 157 होनी चाहिए, इससे पॉइंट में भी कम रहता है, या फिर मेल का, या फिर जो भी मैंने बोला हाइट में अगर पॉइंट में भी कम रहता है तो वो आउट करते हैं, मैंने देखा है आउट होते हुए लोगों को, सो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ। अगर आप देखो जो बॉयज अगर हैं गोरखा हिमाचल से वगैरह जो है इधर के हैं, तो उनके लिए तो हाइट में रिलैक्सेशन रहता है, गर्ल्स के लिए भी 155 है। अगर कोई बच्ची जो है 1 ST से है और उसका हाइट तो अगर 154 है तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये हाइट है। बाकी यूआर कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की और एससी की जो है 157 आपका होना चाहिए। क्लियर है। और आपके गर्ल्स का कोई भी चेस्ट का वो नहीं है, मतलब इशू ये कितना होना चाहिए, कितना एक्सपेंसर हो, वो सभी कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद आपका वेट करेंगे, फिजिकल के दिन ही मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब आपका रनिंग वगैरह करा के वेट करेंगे और फिर आपको घर पे भेज देंगे चेस्ट हाइट वगैरह मेजरमेंट करके। अब मैं बोल देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा था, अब फिर से एक बार आ जाता हूँ मैं इधर कि क्या क्या हुआ। अभी मैंने फिजिकल को अधूरा बताया है, ये तो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई थी पीईटी पीएसटी की। तो पीईटी में तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, मैंने पीएसटी का बताया आपको रिक्वायरमेंट। अगर आप प्री पास हो जाते हो तो आपका पीईटी एंड पीएसटी होगा। और पीईटी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी जनाब, तो देखो गाइज यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आप बॉयज़ कैंडिडेट हो तो आपको सबसे पहले 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है।
ठीक है, इन्होंने 100 मीटर पहले लिखा, उसको भी साइड रखो। 1600 मीटर की रनिंग कराएंगे बॉयज़, और गर्ल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग कराएंगे। बॉयज़ को 1600 मीटर की रनिंग के लिए दी जाती है 6.5 मिनट, और इसमें मैंने कभी भी ऐसा मेरे को लगा नहीं कि इसमें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। सो एक्स्ट्रा टाइम शायद नहीं देते हैं, डिपेंड करता है कहीं कहीं, ठीक है। और पिछली बार मैंने दिया था वहाँ पे बीएसएफ कैंप किशनगंज में दिया था, और एक बार मैंने दिया है एसएसबी कैंप लखनऊ में दिया है। तो दोनों टाइम में मेरे को वैसे टाइम का कोई मेरा इशू आया नहीं, और मैंने देखा भी नहीं कि किसी को टाइम में रजिस्ट्रेशन दिया उन्होंने, ठीक है। ऑलमोस्ट जिसको आना था वो आ गए, जिसको छटना था छट गया। तो प्रॉपर टाइम होना चाहिए, कोशिश करूँ 6:15 तक हम आ जाए। वैसे 7 मिनट वाले भी वहाँ पे जोश में निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स अगर कोई है 800 मीटर की रनिंग करनी है, और 4 मिनट का टाइम हो जाएगा। उसके बाद जब आपका 1600 मीटर की रनिंग हो जाती है बॉयज एंड गर्ल्स, आपकी जो मतलब ये होती है ना कंप्लीट रनिंग हो जाएगी, तो आपको 100 मीटर की रनिंग के लिए खड़ा कर देंगे। बहुत टाइम देते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हो, आप बोर हो जाते हो बैठ के। उसके बाद 100 मीटर की रनिंग के लिए स्टार्ट खड़ा करा देंगे। बॉयज़ को मिलता है 16 सेकंड के अंदर 100 मीटर, और गर्ल्स को मिलता है 18 सेकंड में 100 मीटर। बहुत ईजी है, कर लेंगे, बशर्ते कि आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। उतना मेरे को डिफिकल्ट लगता नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँ, मैं जब लखनऊ में मैंने दिया था ना, तो एक सिंगल बच्चा भी 100 मीटर में नहीं आउट हुआ था, 1600 मीटर में आउट हुए थे। भाई बीएसएफ किशनगंज में गजब छाट रहे थे 100 मीटर के अंदर, पकड़ पकड़ के। मतलब या तो बच्चे ऐसे गधे आ गए थे, या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए होंगे। अब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है, क्या था, बट मैं इसके अंदर कभी छटा। तो ये सीन था। बाकी आपका लॉन्ग जंप होता है, देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का होगा। बॉयज़ का देखो लगभग लॉन्ग जंप होता है, मतलब ज़मीन पे फानने वाला, अराउंड ये 11 पॉइंट समथिंग रहता है, मतलब लगभग ये 12 फीट के आसपास होता है। तो आप ना 11 फीट 11 इंच के आसपास, तो मतलब पूरा 12 फीट प्लस की टारगेट करो आप। क्योंकि जब आप घर पे तैयारी करते हो तो आपने प्रॉपर एक आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ से कर रहे हो, बार बार एक ही जगह पे प्रैक्टिस करने से। फिर आप जब न्यू जगह पे जाते हो ना, तो आपको इनिशियल पॉइंट पता नहीं चलता, बाय मिस्टेक यहाँ पे पैर लगा देते हो। तो आपको कोशिश यही चाहिए कि इस लाइन से ना पहले से मेरे को लगभग 1 फीट पहले से फानना है। तो मेरे को यही 12 प्लस हमारे एंट्री हो इसके अंदर, मतलब हम 12 प्लस मतलब 13 फीट भी फान जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हो तो आपको ये 3 चांस दिया जाएगा। रनिंग में तो 100 मीटर और 1600 मीटर में एक ही चांस मिलता है, उसमें कोई 3 चांस नहीं। लॉन्ग जंप में लड़कियों को लगभग 9 फीट के आसपास दौड़ना होता, फानना होता है, ठीक है, जंप करना होता है, जो कि 3 चांस मिलते हैं। अगर 3 चांस में भी आपसे नहीं हो पाया तो आउट। अगर आपने इनिशियल लाइन पे अगर पैर रख दिया, ठीक है, तो वो फाउल माना जाता है, और आपको वो एक अटेम्प्ट खत्म हो जाता है आपका। बार बार 3 बार आपने इस पे लाइन पे पैर रख दिया तो आपको आउट कर देंगे, ठीक है। अगर ऑफिसर समझदार रहा, लगा कि आपने ठीक है इनिशियल लाइन पे पैर रखा है और बहुत आगे तक आपने जम लगा लिया, तो समझदार रहा, दयावान रहा, तो आपको पार कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वो आपकी मतलब क्या है ना, वो स्टैंडर्ड आपको तो ठीक है, थोड़ा सा गलती कर रहे हो आप, वो चीज़ अलग है, ठीक है। वो आपको समझा बुझा के पार कर देगा, बट डिपेंड करता है वहाँ के ऑफिसर पे, तो उसको ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करना है। हाई जंप होता है भाई, जो कि बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं हाई जंप के अंदर, मैंने देखा है पर्सनली, बहुत लोगों का खराब होता है। ये एग्जैक्टली 4 फीट नहीं होता, ठीक है, 4 फीट से कम होता है बॉयज का, और गर्ल्स का 3 फीट मान लो, एग्जैक्टली तो नहीं होता बट 3 फीट होता है। तो आपको वहां पे लगाते हैं भले थोड़ा सा कम, बट आपको बॉयज को देखो 4 फीट की तैयारी करनी है, प्लस हो जाए बेटर रहेगा, और गर्ल्स को 3 फीट प्लस हो जाए बेटर रहेगा, बट एटलीस्ट 3 फीट की तैयारी करो। 3 3 चांस मिलते हैं। और मैं जेन्युइन चीज बताता हूँ, जैसे 2 बार में नहीं निकला ना, वो गारंटेड तीसरे बार में नहीं निकलता। एक्सेप्शनल 0.1% बच्चों का एक्सेप्शनल्स होते हैं जो कि थर्ड अटेम्प्ट में पास कर जाए, बट अगर आपसे 2 अटेम्प्ट में वो नहीं निकला तो ऑब्वियस चीज़ है कि आपकी तैयारी खराब है, या फिर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम। तो जब अपने 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला, तीसरा में इतना डर बैठ जाता है, मैंने देखा बच्चे गिर जाते हैं उसी पाइप के ऊपर, और पाइप पे गिरने पे ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। सो टारगेट यही है कि सेफ होना, सेफ रहो और तैयारी करते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल की होगी, और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा ना, तब आपका हाइट, चेस्ट और वेट मेजर करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान देना, अगर हाइट वगैरह में कुछ भी लग रहा है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, और चश्मा वगैरह आपको लगा है, आप तो फिर भरना ही मत इस फॉर्म को। फालतू में भीड़ करोगे, पैसा जाएगा, समय जाएगा, ठीक है, भरने का ही नहीं भाई, क्लियर चीज़ है, ठीक है। और पूरा प्रोसेस हो जाएगा जब आपका फिजिकल के बाद आपको बुलाएंगे, अगर पास हो जाते हो तो मेडिकल के लिए, मेंस के लिए, मेंस पास हो जाओगे तो फिर मेडिकल के लिए बुलाएंगे। मेडिकल में क्या क्या होता है मैं आपको पूरा एक बार शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक अलग सी वीडियो आएगी डिटेल के लिए, बट यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। मेडिकल में देखो इनिशियली क्या करेंगे, वहाँ पे बॉडी का हर एक पार्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा बचा नहीं जो कि आपसे छोड़ेंगे वो लोग। जरूरत पड़ी तो वो इको टेस्ट पे भी पहुंच जाते हैं। जैसे अगर मान लो उनको ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहा, तो जैसे मैंने दिखाया था मेरा बीपी थोड़ा सा हाई था वहाँ पे, तो इको तो मेरा नहीं किया उन्होंने, वो किया ईसीजी कर रखा था। तो उन्होंने, एक सर ने रिकमेंड किया इसका इको कर लो, तो मैडम ने कहा इस तरीके, तो इसका तो ईसीजी नॉर्मल है, इको भी नॉर्मल है, तो भाई चुट्टा तूने छाटा क्यों जब सब नॉर्मल है तो, ठीक है। मेरा सवाल यही समझ में नहीं आया, जब सब कुछ नॉर्मल है तो तूने छाटा क्यों। बट क्या कर सकते हैं, जो मुजफ्फरपुर में जिसने दिया होगा किसी से पूछना, वो समझ जाएगा, समझदार होगा वो,
ठीक है। पूरे प्रोसेस के बाद आपको एक मेडिकल में मैंने बोल दिया, आपको सबसे पहले बुलाएंगे, ब्लड यूरिन टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपका आई चार्ट करवाते हैं, उसके बाद आपका मतलब प्रॉपर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेस करा के आपका नौकनी वगैरह सब कुछ चेक करा लेंगे। इवन एक्सरसाइज का प्रोसेस ज़्यादा है, उसमें आपका टीथ वगैरह भी चेक कर लेते हैं, आइज वगैरह भी चेक कर लेते हैं अलग से। और यहाँ पे एक सवाल आता है ना कि अगर ठीक है हम कोई वो करा के जाते हैं, लाइक आइज का वो जो होता है ना कि लैसिक वगैरह, तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे, और मैक्सिमम डॉक्टर पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेने के बाद वो एक्सेप्टेड नहीं होता है भाई, क्लियर है। अगर वो डॉक्टर नहीं ध्यान पर किया दिया उसने, होता है ना हमारे डॉक्टर जी थे थोड़े से जोकर टाइप के, तो वो अजीबो गरीब हरकत कर रहे थे, वो अपने खुद कम काम कर रहे थे, अपने असिस्टेंट से बहुत ज़्यादा करवा लेते थे। और असिस्टेंट तो भाई नॉर्मल इंसान, उसको उतना पता नहीं था वो आइज वगैरह क्या दिखता था क्या नहीं, वो समझे। सबसे ज़्यादा देखो जो छट रहा था मुजफ्फरपुर में, बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट होते हैं, 4 लोग बैठ गए ना तो चारों का एक एक गुण मिल जाएगा आपको छाटने का। हमारा वाला डॉक्टर बीपी में छाट रहा था, अगर 12-18 का ग्रुप है उसमें से 7 से 9 बच्चों को छाट रहा था बीपी में। एक था वो बहुत सारे लड़कों को वेरिकोसिल में छाट रहा था, वेरिकोज वेन में छाट रहा था, तो उसका नाम मिस्टर वेरिकोज मतलब वेरिकोज वेन कर रख दिया था बच्चों ने इस तरीके से। एक जो था ना वो बहुत सारे लोगों को पाइल्स वगैरह में छाट रहा था, और एक का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है किस चीज़ में छाट रहा था, बट ऐसे करके सब अपने अपने लिए स्पेसिफिक थे कि इसको किस चीज़ में छाटना है। ठीक है, और वो मतलब टारगेट कर लेते हैं आपको छाटना है तो भाई पॉइंट बनाएंगे, और बहुत सारे पॉइंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में कटते भी हैं, तो वो टेंशन नहीं लेना अपने को। बट मेडिकल के ऊपर आपका अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बट ओवरऑल मैं फिर से कहूँ कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ बहुत साल से। ठीक है, मैं 2018 से डिफेंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मैं उस टाइम एयरफोर्स का आउट होके आया था। ठीक है, तो ये सारी एक्सपीरियंस होती है मेरी जर्नी। इसके अलावा मैंने और भी एग्जाम जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का रिटर्न, कोस्ट गार्ड, एफकेट वगैरह क्रैक कर रखा है, और थोड़ा सा मैं मनमौजी टाइप का हूँ इसीलिए अभी तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी रियलिटी क्या है तो वो सभी चीज़ें आप समझ जाओगे। ठीक है, मेडिकल में देखो गाइज यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, बट आपको कोशिश ये करना है कि अपना प्रीलिम्स एग्जाम बेटर हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, अपना प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने का, मेंस में बहुत ज़्यादा स्कोर करने का। अगर प्री में बहुत अच्छा स्कोर है, मेंस में अच्छा स्कोर है, तो मेडिकल में आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा कुछ ना कुछ करने का। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। अगर आप ऑनेस्ट रहे तो कुछ नहीं करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना।